रियल नंबर पाठ 17। तुम लोगों को रियल नंबर में ही पिछले पार्ट में ये दोनों के बारे में बतला दिए हैं। बोलो, बतलाए हैं? भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। जस्ट एक बार हल्का रिवीजन देख लो। बोलो छोटे लाल, दोनों के बारे में मालूम है ही। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या को भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये बतलाया हुआ है, फिर भी संक्षेप में ही बतला करके इससे आगे का टॉपिक बतलाते हैं। तो कंपोजिट नंबर का परिभाषा हो गया, सबको याद ही होगा, या जो नहीं लिखा है लिख लेना, पहले समझ लो। जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा यानी एक को और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण रूप से कट जाए, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। तो एक एवं स्वयं के अलावा कोई भी संख्या, चाहे वह कोई भी गिनती की संख्या हो, तो दो तरह की संख्याओं से उसका कटना तय है। बोलो, वह दो तरह की संख्या कौन सा है? पहला है एक और दूसरा स्वयं वह संख्या है। तो कोई भी संख्या एक से तो सब संख्या कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए, तब वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे बोलो तो तू लोग बोलो, एक भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तर्क दो। एक स्वयं एक से तो कट ही रहा है, यानी स्वयं से कट रहा है, लेकिन किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए एक कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये नहीं हुआ। चलो ये दो की चर्चा करो। दो होगा? ये नहीं होगा। दो क्यों नहीं होगा? भाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार जो एक एवं अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, तब वह भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। दो एक से पूरा पूरी कट रहा है, एक दूनी दो, और दो स्वयं से यानी दो एक दो कट रहा है, किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या का उदाहरण नहीं होगा। कौन नहीं होगा यही जान लो, अब बाकी सब होगा। तो कौन नहीं होगा? जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। गलत है। कौन संख्या भाज्य संख्या नहीं होगा, ये हम बोल रहे हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या नहीं होगा जो एक एवं अपने आप को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से नहीं कटे। कट गया तब भाज्य संख्या, नहीं काटा तो अभाज्य संख्या। समझा? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या यानी एक एवं स्वयं को छोड़कर अगर किसी अन्य संख्या से कट गया तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, और एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से नहीं कटे तो वह प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाएगा। याद रह जाएगी। तो एक स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, एक से ही कट रहा है और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, यानी एक से कट रहा है मीन्स स्वयं से कट रहा है। तो इसीलिए एक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या नहीं होकर अभाज्य संख्या होगा ना। दो एक से भी काटता है, स्वयं से काटता है, लेकिन अन्य संख्या से नहीं काटता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है।
तीन भी एक से और स्वयं से तो कट जाता है, और कोई अन्य संख्या 3 को पूर्ण रूप से काटने वाला नहीं है, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या होगा, न कि भाज्य संख्या। यानी ये भी भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या जो नहीं है उसका मतलब वह अभाज्य संख्या है क्या? जैसे तुम क्या हो ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है जो तुम स्त्रीलिंग नहीं हो, तो इसका मतलब तुम पुल्लिंग हो। कह सकवा बोल, है ना? तो अब 4 के बारे में सोचो, यह कैसी संख्या है? 4 एक भी 4 को काट रहा है, 1 चौका 4, 2 भी काट रहा है, और स्वयं अपने आप से भी काट रहा है। तो 1 एवं स्वयं अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या 2 से भी 4 काट रहा है, इसलिए 4 भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होगा और प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये पहले पढ़ाया हुआ है जी, झूठे बोल रहे हैं। समझ गई है ना? तो चलो हटाओ इस टॉपिक को। चलो अभाज्य संख्या का तेज गति में तू लोग उदाहरण दे सकता है। 1 2 3 5 7 फिर 9 3 से कट 11 13 17 19 23 29 31 कंपेरिजन से बोला, मतलब समझा हुआ टॉपिक है। चलो तो आगे वाला टॉपिक आओ। चलो देखो, लिखना बाद में। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में लिखना। तो तू लोग ये बोलो 20 भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या? भाज्य कंपोजिट नंबर है। इसको हम लोग गुणनखंड के यानी गुना का खंड करके लिखे, गुणनखंड के रूप में। कैसा गुणनखंड? तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बोलो तो ये 4 गुने 5, ये बात तो सही है, लेकिन ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। ये है अभाज्य। यहाँ हम लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड में लिखने की बात है। तो अभाज्य गुणनखंड का अर्थ हुआ इस रूप में लिखना ताकि हर एक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो। जैसे अलग से ऐसे टेस्ट करना है, बाद में अपने ट्रेंड हो जाओगे तो हो जाएगा। 1 से भाग देंगे, 1 बीसन 20। अब 2 से लगेगा तो 2 दहन 20। इसमें भी 2 से लगेगा, 2 5 से 10। इसमें 5 से लगेगा, 5 एकन 5, है ना? आया गुणनखंड में। ये देखो, इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 1 दूनी 2 दूनी 4 5 20। इसका प्रत्येक गुणनखंड जो है 20 का पहला गुणनखंड 1 है। पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा गुणनखंड 2, चौथा गुणनखंड 5। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है एक गुणनखंड अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो तो 1 भी अभाज्य है, 2, ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? किसी भी भाज्य संख्या को जब हम गुणनखंड के रूप में इस तरह लिखते हैं ताकि एक गुणनखंड भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो ऐसे गुणनखंड को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। लिखना जरूरी है परिभाषा, याद रह जाएगी इन बात। तो किसी भी संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं, चाहे वह भाज्य संख्या हो या अभाज्य। अभाज्य को कैसे लिखोगे?
तो अभाज्य है एक, एक को लिख सकते हैं 1 गुने 1। 2 है अभाज्य तो लिख सकते हैं 1 गुने 2, दोनों अभाज्य है। 3 को भी लिख सकते हैं 1 गुने 3। तो चाहे भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, हम दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, समझ गया? देखो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझो। कोई भी अंक हम लोग लिखते हैं पूर्णांक, तो गिनती बाईं ओर से शुरू करते हैं कि दाईं ओर से? बाईं ओर। दाईं ओर से करते हैं। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 2345 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दाईं ओर से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या संख्या a का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है? जहां a क्या है, a और n दोनों धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ? 1 से लेकर -5 नहीं, जो भी होगा प्लस में, अब पूरा पूरी अंक होगा। तो मान लेते हैं a का मान हो गया तुमको 14 और n का मान हो गया मान लो 225। 21 नहीं ले सकते का मान। चलो 21 ले लिए। तो a का पावर n, a का पावर n बराबर कितना हुआ? a का मान 14 का पावर 21। अब 14 को 21 बार गुना करोगी, मान लो ये हो गया 21वां बार। हमको लगता है ये 14 को 21 और यहाँ मान लो दे दे 2155। तो 114 को 2155 बार गुना किया जाए तो सुबह से लेकर के शाम तक का मामला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मान लो नहीं यही है, n का मान दे दो बहुत बड़ा। तो इसको जो हल करेंगे, ये पहला 14 है और ये 2155वां 14 है। तो गुना करने के बाद अंतिम में मान लो इतनी बड़ी संख्या आया। तो अंतिम में, शुरू से अंतिम में इतनी बड़ी संख्या आया, तो हम लोग गिनती करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके। तो कितना गुना करना पड़ेगा? मुश्किल है। तो अगर यही स्थिति रहे, 14 का पावर 2155 है, तो हमें जो गुना करने के बाद संख्या प्राप्त होगा, क्या उस संख्या का इकाई अंक शून्य होगा? इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्या संख्या a का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है? a हो गया तुमको 14, n हो गया 2155, दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक a और n। 14 भी धनात्मक पूर्णांक, 2155 भी धनात्मक पूर्णांक। तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे? मान लो 4 का पावर दे दिए 225, तो 4 को 225 बार लिख करके गुना करेंगे, समय जो लगे, हल तो प्राप्त होगा। तो क्या इसको हल करने पर जो अंक हमें प्राप्त होगा, तो उसका इकाई अंक शून्य होगा? इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अर्थ समझा तू लोग? तो चलो तू लोग कुछ सोच करके अनुमान से, या अगर जानकारी है तो बोलो। तो 4 का पावर 225, तुम्हारा क्या आंसर है? इसका 0 नहीं आएगा, लेकिन 10 का आएगा। जैसे 10 का पावर कुछ भी दीजिएगा तो 0 आएगा। 10 का पावर कुछ भी देंगे तो 0 आएगा, ये तो समझ गए। 10 का ही नहीं, 100 का, 200 का भी। लेकिन इसका बोलो, इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोनो अभी गारंटी नहीं, कोनो गारंटी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, समझो किसका आएगा वही समझ ले, तो अपने पता चल जाएगा किसका नहीं आ सकता। जैसे तुम लोग को मान लो 26 महिला और पुरुष को एक कतार में खड़ा कर दो, पहला का नाम रख दो ए, दूसरा का बी, ABCD के आधार पर 26वां आदमी का हो गया जज। तो ये 26 महिला पुरुष है, खड़ा है, इसी का नाम है अब ये लड़का है कि लड़की नहीं मालूम, लेकिन इसका नाम ए है,
बी लड़का है कि लड़की नहीं मालूम, लेकिन इसका नाम बी है। अब हमें 26 में से ये पता लगाना है जो कितना लड़का है कितना लड़की। तो इसके लिए लड़का को गिन लेंगे, अब बचा हुआ लड़की नहीं हो जाएगा जी। अगर इसमें से 10 ठो लड़का है तो 26 माइनस 10 16 लड़की है, यानी 10 लड़का है तो बचा हुआ सब लड़की है, या 12 लड़की है तो बचा हुआ सब लड़का है। तो एक ऐसा शर्त है जिस शर्त को याद रखोगे तो अपने तमाम अनंत रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। कौन सा शर्त है? उस शर्त को समझने से पहले हम उदाहरण ही दे रहे हैं। जिस संख्या का इकाई अंक शून्य होता है खाली उसी को लिखो। जैसे पहला 10 है ना, गिनती की संख्या पहला 10 है, नेचुरल नंबर पहला संख्या जिसका इकाई अंक इकाई है, इकाई अंक 0 है। दूसरा 20, इसके बाद 30, 100, 110, यानी इसी तरह चले जाओ। तो विशेषता देखो, 1 2 नहीं 2, एक तो सब में रहता है, एक को छांटिए करके चलो। एक कैसी संख्या है जो सब संख्या के साथ किस किस रूप में रहता है, सो मालूम है ना? गुना के रूप में रहता है। यहाँ 10 का मतलब 10 गुने 1, पावर के रूप में भी 1 रहता है, बट्टा के रूप में भी 1 रहता है, पीछे से गुना कर दो तो गुना के रूप में भी रहता है। यानी 1 किसी भी संख्या को चारों ओर से घेरे रहता है, पावर के रूप में, आगे गुना के रूप में, पीछे गुना के रूप में, नीचे भी बट्टा के रूप में। और कोई ऐसी संख्या है? नहीं है। एक भगवान के नीचे लगा दो, भगवान बटा 1 बराबर भगवान। गॉड का पावर 1 बराबर गॉड, 1 गुने गॉड बराबर गॉड। यानी ये एक सबसे महत्वपूर्ण संख्या है जो भगवान के साथ रहता है। मतलब तो चलो इधर देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुने 5, 20 को 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 5 20, 30 को 2 तिया 6 5 30, 40 को 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 50 को 2 5 10 5 50, 60 को 2 दूनी 4 5 4 तिया 12 5 20, 70 2 5 10 7 70। सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ रहे हैं, टूट रहा है ना सब अभाज्य गुणनखंड में। 80 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80, 90 2 या 100 3 18 5 90। देखो सब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, अपने निष्कर्ष निकल जाएगा। 2 दूनी 4 5 20 5 100। देखो अभाज्य गुणनखंड में 2 5 10 गुने 11, 2 5 10, 11 को गुना करो 110। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120। इस तरह इतना ही उदाहरण काफी है। तो सबके अभाज्य गुणनखंड में एक विशेष बात देखो, 2 और 5 आ रहा है, कम से कम 1 2 और 1 5, 2 5, 1 को 2 5, 2 की संख्या ज्यादा हो या 5 की संख्या ज्यादा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन तमाम में जिसके अंक इकाई अंक में 0 है सब में देखो 2 5, कम से कम 1 2 1 5 आ ही रहा है। 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5। लाखों उदाहरण लोगे तो निष्कर्ष में यही है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना तय है, चाहे एक बार आवे या अनंत बार आवे।
क्या है ये फाइनल निष्कर्ष? जी। तो किन संख्याओं, किसी भी संख्या का पावर पूछो, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करो। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 1 2 आ जाए और 1 5 आ जाए तो समझो इसका इकाई अंक निश्चित तौर पर 0 ही होगा, 0 छोड़कर कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो हम लोग एक बड़ा उदाहरण लेते हैं, मान लो 1420 का लो, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 और 5 आ ही जाएगा। अब देख लो ना, 1 0 है ना, तो 142 गुने 10 लिख सकते हैं, तो 142 गुने 2 गुने 5, 2 5 आ गया। 142 का नहीं है न करो, 1 को 2 5 आ गया तो देखो तो अंत में 0 है, कायदा है। कोई भी उदाहरण लेकर के देखो, 1 ठो 2 1 ठो 5 आएगा ही। 2 1 से अधिक बार भी आ सकता है, 5 1 से अधिक बार भी आ सकता है। 2 1 बार आ जाए और 5 कितना भी बार आए, लेकिन 2 और 5 कम से कम एक बार किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आ जाए तो समझो उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा ही। निष्कर्ष समझा? तो इसका आंसर क्या होगा तू लोग समझ गया। ये तुम लोग को याद भी रह जाना चाहिए, है ना। अब उदाहरण इसको मिटा दे, याद रह गया ना। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 एवं 5 एक बार आवे, उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। तो उदाहरण देते हैं इसको मिटा करके। रे राजेश, तू भी कल क्लास पर आता था, तेरा भी आज इलाज होगा। नहीं, कोई विकल्प नहीं। सर 2 दिन से। हाँ, तू याद दिला देना खाली क्लास। चलो देखो उधर उदाहरण। मान लो हम लोग लिखते हैं 4 का पावर 55, इसको हल करेंगे तो एक बड़ा आंसर प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा? तो क्या उस आंसर का इकाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो गिनेंगे, इकाई अंक 0 होगा? तो इसका आंसर है तो दी गई संख्या 4 का अभाज्य गुणनखंड करो। जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 दूना 2 दूना 4। 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, इसलिए 4 को 55 बार गुना करने पर जो बड़ा सा रिजल्ट प्राप्त होगा इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। नहीं न होगा, उतारना नहीं है, पहले समझ के जाओ। जैसे ये पूछा जाएगा 30 का पावर 565, तो 30 को 565 बार गुना करें तो क्या इसका इकाई अंक 0 होगा? इसका आंसर है 30 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 30 का पावर 565 हम लोग लिख सकते हैं। 30 के बदला 1 दूनी 2 3 6 5 30। देखो 2 और 5 30 के अभाज्य गुणनखंड में आ गया। अब इसका पावर 1 करोड़ 2, 10 करोड़ 2, 10 अरब 2 गुना करने पर प्राप्त रिजल्ट का इकाई अंक 0 ही होगा। तो समझ गया ना जी? सर 0 का छोड़ कर एग्जांपल दीजिए। तो मतलब 30 के इकाई में 0 है ना, मतलब जिसमें 2 और 5 सम्मिलित होगा ना, फाइनल रिजल्ट 0 आएगा ही ना। मतलब उसको छोड़ कर कोई एग्जांपल दीजिए जिस क्लास में हम हिसाब में लिखाते हैं ऑटोन। समझ गया ना जी? जैसे में नहीं भी लिखो तो काम चल जाएगा। एक नया क्वेश्चन है, इस पर लिखो, तर्क सहित लिखना है। जैसे मान लो लिखो तो क्वेश्चन, इसका आंसर अब पता हो गया ना क्या होगा, हाँ कि नहीं? नहीं, 0 नहीं। तो क्या 64 का पावर 1044 को हल करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक 0 आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर में लिखाएगा नहीं। इतना ही से नहीं काम चलेगा। एक नंबरिया रहेगा तो एस नो, तीसरा विकल्प हाँ एवं ना, चौथा उपयुक्त सब सही या उपयुक्त गलत।
तो ऐसे में तो टिक मार दोगे नो, लेकिन अगर व्याख्या के रूप में ये अंत में पूछ दे तो तर्क देना होगा ना, या कारण, तो कारण लिखना होगा। कारण दी गई संख्या बराबर 64, अतः 64 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, अतः दी गई संख्या 64 का घात 1044 का हल प्राप्त करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। समझ गया? तो चलो लिखते हैं, उतारो। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन तो लोग बना लोगे, तो नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग को बतलाएंगे अभाज्य गुणनखंड से द्वारा HCF और LCM निकालना।